नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 11:15 का समय हो रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी कंपनी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज और मेरे तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं कि नया साल आपके सेहत के लिए और आपके निवेश के लिए और आपकी पूंजी के लिए लाभदायक साबित हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे मार्केट का ब्यौरा लेकर के। कुछ स्तर आपको बता देता हूं दोस्तों। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, रुपया डॉलर, कच्चे तेल का। सेंसेक्स 280 पॉइंट की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। 64,640 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी 90 पॉइंट की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। 19,320 का स्तर है निफ्टी का। निफ्टी बैंक 125 पॉइंट की बढ़त, 43,440 का स्तर है निफ्टी बैंक का। और रुपए में 10 पैसे की मजबूती है और स्तर है करीबन 83.19 का एक डॉलर के सामने। कच्चे तेल में हमने पिछले हफ्ते गिरावट देखी थी, आज एक मामूली सी बढ़त, लेकिन स्तर काफी उत्साहजनक है। ब्रेंट कामकाज कर रहा है 85.30 डॉलर प्रति बैरल और नाइमैक्स कामकाज कर रहा है 81.00 डॉलर प्रति बैरल। अब उम्मीद करते हैं कि शायद ये नीचे की तरफ के दायरे जो कच्चे तेल में देख रहे हैं वो शायद और नीचे की तरफ के दायरे देखने मिले, बशर्ते कि खाड़ी में से कोई ऐसे संकेत न उभर करके आए जिसके कारण फिर से थोड़ा बहुत उबाल कच्चे तेल में देखने मिले। और उसके साथ साथ ओपेक प्लस देशों से कोई ऐसी खबरें नहीं आनी चाहिए उत्पादन में कटौती को लेकर के। अगर ये नहीं होता है तो मेरे ख्याल से थोड़े बहुत और नीचे की तरफ के दायरे हम कच्चे तेल में देख सकते हैं। रुपए में जहां तक सवाल है, डॉलर के सामने थोड़ी बहुत मजबूती हो सकती है क्योंकि स्थानीय कुछ डेटा पॉइंट्स उभर करके आने वाले हैं। उसको ध्यान में रखते हुए शायद थोड़ी बहुत मजबूती रुपए में डॉलर के सामने हम देख सकते हैं। आपको याद होगा दोस्तों, हमने पिछले कई हफ्तों से जब हम बात कर रहे हैं तो खास करके पिछले हफ्ते हमने एक स्तर का जिक्र किया था 18,800 का। वो निर्णायक तरीके से टूटा नहीं है और जो निचला स्तर बना था कुछ हफ्तों पहले वो था 18,850, 18,870 का। और ये इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि यही वो स्तर थे जो जब हम इसको नहीं निकाल पा रहे थे तो एक रुकावट के रूप में उभर करके आ रहे थे, और जब इसको निकाला तो हमने सर्वोच्च स्तर भी ऊपर के देखा। हम उम्मीद करते हैं कि खबरों के चलते कोई बड़ी बिकवाली ना आए और शायद यहां से थोड़ी बहुत स्थिरता हमें देखने मिले। लेकिन यह हफ्ता जो है पूरा काफी कुछ वैश्विक संकेत जिसे हम कहते हैं वो हमारे सामने आएंगे। अमेरिका से, यूरोजोन से, जापान से, चाइना से काफी कुछ उन देशों के डेटा पॉइंट्स होंगे जिसकी घोषणाएं होगी और शायद बाजार इन सब खबरों को लेकर के दशा और दिशा पकड़ सकता है। अंत में ऑफ कोर्स यूएस फेड के चीफ जर्मी पोवेल साहब कुछ घोषणाएं करेंगे और ब्यौरा देंगे अमेरिका में क्या परिस्थिति है ब्याज दरों को लेकर के और महंगाई को लेकर के। तो ये पूरा जो समीकरण है इस हफ्ते वैश्विक संकेतों से तो जूझेगा ही, लेकिन हमारे यहाँ पर भी स्थानीय जो कुछ डेटा पॉइंट्स है वो भी हमें देखने मिलेंगे। उम्मीद ये करते हैं दोस्तों कि अगर हम, और अच्छी बात यह है दोस्तों कि 18,880 का जो स्तर देखा उसके बाद जो हमने निरंतर ऊपर के तरफ के दायरे देखे, तो आज जो स्तर पर हम कामकाज कर रहे हैं 19,320 का निफ्टी स्पॉट की मैं बात कर रहा हूं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और अगर हमने 19,400 का स्तर निर्णायक तरीके से बाजार बंद होते होते निकाल दिया और उसके ऊपर जाकर के बंद दिया तो शायद ऊपर के तरफ के जो दायरे हैं वो और बढ़ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये 19,200, 19,400 एक रुकावट के रूप में उभर करके आता है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर खरीदारी आई और अगर निर्णायक तरीके से हम ऊपर गए तो शायद थोड़े बहुत दायरे ऊपर की तरफ और देखने मिल सकते हैं। जहां तक रहा सवाल दूसरी तिमाही के नतीजों का, तो बहुत ही कम कंपनियां रह गई हैं नतीजों को लेकर के आएंगे, लेकिन जितने भी नतीजे हमने अब तक देखे और जो बाकी कुछ कंपनी के नतीजे देखना बाकी है, हम उम्मीद रखते हैं कि कोई बड़ी निराशा यहां से उभर करके ना आए। और एक समीकरण अगर करते हैं तो अनुमान ये लगा सकते हैं कि तीसरी और चौथी तिमाही इस वित्तीय वर्ष के नतीजे शायद यहां से और अच्छे हमें देखने मिल सकते हैं। और उसके आधार पर जिस प्रकार से इस बारी हमने कुछ कंपनियों के लक्ष्य जो है वो ऊपर की तरफ बदलते हुए दिखाई दिए, शायद इसी प्रकार से अगर नतीजे अच्छे आए तो आने वाले समय में ये संभव है कि क्षेत्र के आधार पर, कंपनी के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर हम ऊपर के तरफ के लक्ष्यांक आते हुए देख सकते हैं।
एफआई की बिकवाली काफी हुई दोस्तों, अक्टूबर के महीने में भी हुई, नवंबर के महीने में भी हुई, लेकिन इन विदेशी संस्थागत निवेशकों की सामना करना के लिए स्थानीय संस्थागत निवेशकों के पास भरपूर ताकत थी, और अगर ये नहीं होता तो शायद यहां से और नीचे फिसल जाते या लुढ़क जाते। लेकिन क्योंकि स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने आकर के निवेश किया, इसके कारण नीचे के तरफ के दायरे बच गए थे और हम फिर के ऊपर करके ऊपर की तरफ आ रहे हैं। आईपीओस को लेकर के काफी कुछ नए पेपर्स पिछले हफ्ते बाजार में आए, उसके पहले आए। इस हफ्ते काफी कुछ नए आईपीओस लिस्टिंग के लिए तैयार होंगे, काफी कुछ नए आईपीओस सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे, और हमारा अनुमान यह कहता है कि बाजार की नजर इधर भी रहेगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि कुछ जो बहुत ही अच्छे आईपीओ हैं जो सब्सक्रिप्शन के लिए खुले, उनके मूल्यांकन काफी आकर्षक है, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आम निवेशकों को एक मौका मिलता है कि निवेश के बाद उनकी पूंजी जो नए आईपीओ में पैसे लगाए हैं उसमें वृद्धि हो। तो काफी कुछ रोमांचक परिस्थिति है आईपीओस को लेकर के, चाहे वो लिस्टिंग हो या फिर नए आईपीओस जो खुलने वाले हैं उनको लेकर के। हर बार की तरह दोस्तों हम आपसे निवेश लायक रणनीति की भी बात करते हैं इस चर्चा में, और आज भी हम दो विकल्प लेकर के आए हैं, अलग अलग भिन्न विभिन्न क्षेत्र से हैं। पहला है धातु क्षेत्र की एक दिग्गज कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील। एक अच्छे खासे ऊपर के तरफ के दायरे देखने के बाद कुछ खबरों को लेकर के यहाँ पर नीचे के तरफ के दायरे आए हैं, चाहे वो स्थानीय मार्केट में हो या फिर चाइना से लेकर के हो या फिर कमोडिटी मार्केट में अलग अलग धातुओं के दाम को लेकर के हो। लेकिन जिस प्रकार से, और हमारी कोशिश इस बार यही रहती है दोस्तों कि हम ऐसे विकल्प लेकर के आए जहां पर हमने करेक्शन देखा है, लेकिन आने वाले भविष्य में नतीजों के आधार पर, कामकाज के आधार पर आपको ऊपर के तरफ के दायरे देखने मिले और आपकी निवेश की गई पूंजी में आपको वृद्धि और लाभ देखने मिले। तो यही परिस्थिति हमने जेएसडब्ल्यू स्टील में पिछले कुछ हफ्तों में देखा है। जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है काफी आकर्षक लग रहा है। लंबी अवधि के लिए निवेश लायक एक रणनीति बना करके आप इस विकल्प के ऊपर ध्यान दे सकते हैं जेएसडब्ल्यू स्टील पर। दूसरा है सीमेंट क्षेत्र से एक छोटी मझौली कंपनी आप सोच सकते हैं जिसका नाम है सागर सीमेंट लिमिटेड। दोस्तों रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार, सीमेंट की खपत ज्यादा, निजी क्षेत्र में क्षमता विस्तार योजनाओं की जो बातें चल रही है, सीमेंट की खपत वहां पर भी होगी। राज्य सरकार राज्य स्तर पर निर्माण कार्य कर रही है, सीमेंट की खपत होती है। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार बड़े बड़े निर्माण कार्य की योजनाएं कर रहे हैं, वहां पर सीमेंट की खपत हो रही है। लेकिन दिक्कत एक ही है, 5 राज्य में चुनाव और अगले साल एक बड़ा चुनाव, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते ही शायद जो प्रोजेक्ट्स की गति है वो शायद धीमी पड़ सकती है, लेकिन उसके पश्चात हमें लग रहा है कि सीमेंट की खपत काफी अच्छी रूप से ऊपर जा सकती है। दूसरी तरफ पिछले कुछ महीनों में हमने सीमेंट के बोरियों के दाम में भी वृद्धि हुई देखी। तो ये पूरा समीकरण सामने रखते हुए और एक अच्छी छोटी मझौली कंपनी के होने के आधार पर हमें लग रहा है कि सागर सीमेंट एक अच्छा विकल्प हो सकता है, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का हो। दोस्तों ये दोनों ही विकल्प जो हम आपके सामने रख रहे हैं, ये बुनियादी तर्क के आधार पर है। ये छोटी, मध्यम या फिर आज खरीदो कल बेचो ऐसा नहीं है। ये बुनियादी तर्क के आधार पर, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली रिसर्च की गई कंपनियां हैं। तो आपके पास समय सीमा पर्याप्त होनी चाहिए अगर आप ये निर्णय बनाते हैं कि आप ये दोनों कंपनियों में निवेश करते हैं। फिर एक बार दोस्तों आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी कंपनी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज और हमारे तरफ से। परमात्मा से प्रार्थना है कि आपका स्वास्थ्य बना रहे, आपके निवेश में आपको लाभ हो और आपकी लंबी अवधि के लिए रणनीति बना करके शेयर बाजार में उतरे। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।